नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 1.5 दशक हो चुके हैं। आइए हम इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं और इसमें सारणी में दिखाया गया है। इस सारणी में विभिन्न अवधियों में सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दरें दिखाई गई हैं। यह दर 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर 92 से 2001 की अवधि में 6.4% हो गई है। देखिए, भारत के जो अर्थशास्त्री हैं वो किसी भी देश की, किसी भी अर्थव्यवस्था की जब हम समृद्धि की बात करते हैं कि उसका कितना विकास हुआ है, तो ये हम किस आधार पर करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद के द्वारा। अब हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद था वो 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर के 1992 यानी 92 से 2001 में 6.4% ये हो गया है। अतः स्पष्ट है कि सुधार अवधि में कुल मिलाकर समृद्धि दर में सुधार हुआ है। इस समय में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दरों में कुछ गिरावटें भी आई हैं, किंतु सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर में अच्छा सुधार हुआ है। जब हम आपकी तालिका इसके अंदर जो दे रखी है, उस तालिका के अंदर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कृषि क्षेत्र की अपेक्षा सेवा क्षेत्र के अंदर ज्यादा तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है। अतः यह स्पष्ट भी है कि सकल घरेलू उत्पाद की यह समृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र के बढ़ते योगदान का परिणाम है। इस समय चल रही 10वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद समृद्धि दर के 8% का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि उद्योग और सेवाओं में क्रमशः 4 और 9.5 और 9.1% की दर पर प्रगति होनी चाहिए। वैसे कई विशेषज्ञों ने इतनी ऊंची समृद्धि दर के प्रेक्षणों की व्यावहारिक धारणीयता को लेकर प्रश्न भी उठाए हैं। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश इसके अंदर कौन से आ गए? प्रत्यक्ष और संस्थागत दोनों तरह के निवेश आ गए, दोनों ही सम्मिलित हैं। 1991 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठ करके 2003 और 4 में 150 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। भारत में विनिमय रिजर्व का आकार भी इसी अवधि में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के 2004 और 5 में 125 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इस समय भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का छठा सबसे बड़ा धारक माना जाता है। अंडरलाइन करेंगे इसको और अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब भारत वाहन, कल पुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में बढ़ गई है। विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधारों कार्यक्रम द्वारा अपने सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने की विफलता के कारण कड़ी आलोचना होती रही है। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि हमने इन क्षेत्रों के अंदर बहुत ज़्यादा विकास नहीं करा और इस कारण से थोड़ी सी समस्या हमारे सामने है। ये जो समस्या है कृषि उद्योग, आधारभूत सुविधाएं, इस कारण हमारी आलोचना हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा आता है समृद्धि और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध आगे अगले अध्याय में
बढ़ेंगे। कृषि में सुधार। अब कृषि क्षेत्र में क्या सुधार हुआ देखिए। सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर भी कम हो गई। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर जब व्यय में काफी खर्चे में कमी आई है, तो इसमें ध्यान रहे हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही उर्वरक सहायकी की समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है ना। जो सहायकी हम दे रहे थे कृषि क्षेत्र में उर्वरकों पर, उसको भी समाप्त कर दिया, तो जिससे क्या होगा कि कृषकों की लागतें बढ़ेंगी। आगे आता है इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समाप्ति और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियां में कई परिवर्तन हुए हैं। ये हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि उनके ऊपर से हमने परिमाणात्मक प्रतिबंध भी हटा दिए हैं ना। तो इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों के पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्न की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार, सकल औद्योगिक समृद्धि की दरों में भी कुछ निश्चितता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की मिली गिरती हुई मांग के कारण है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया इसमें यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों ने अभी तक एक मिनट हाँ, उद्योगों में सुधार की बात आ रही है ना। तो औद्योगिक समृद्धि में क्या हुआ है कि उत्पादों की जो इतना तेजी से गिरता चला जा रहा है उत्पाद, उसके कारण सस्ते आयात संरचना, इन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। और जो भारत का उद्योग था वो विकसित देशों के सामने अभी नहीं टिक पा रहा है, और क्योंकि इनको एक तो बाजारों में उपयुक्त प्रवेश का उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहा। यद्यपि भारत में वस्त्र, परिधान आदि के व्यापार से सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों पर से अपने संपर्क नहीं हटाए हैं। मतलब ये है कि जो चीन है, चीन के साथ भारत के जो संबंध हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण बने हुए हैं। निर्यात विनिवेश। प्रतिवर्ष सरकार सरकारी उद्यमों में कुछ विनिवेश के कुछ लाभ निर्धारित करती है। 1991-92 में उसने विनिवेश द्वारा 2500 करोड़ रुपए जुटाने का एक लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ रुपए से अधिक जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 1998 से 99 में लक्ष्य तो 5000 करोड़ रुपए के विनिवेश का था, पर उपलब्धि 5400 करोड़ रुपए ही रही। इस प्रक्रिया के आलोचकों को संयुक्त का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने पौने दामों में निजी व्यक्तियों को बेचा जा रहा है। दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ा। विनिवेश का हमने पहले भी पढ़ा था कि सरकार जब सरकारी स्वामित्व से हटा करके उद्योगों को निजी स्वामित्व प्रदान करती है तो उसको हम विनिवेश करना कहते हैं। तो इसमें ये कहा है कि जिन व्यापारियों को ये बेचा गया था तो वहाँ उन भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है।
दूसरे शब्दों में इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही निवेश के से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया, तो न ही इसे सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। ये राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्से को बेचना है? तो सुधार और राजकोषीय नीतियां देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ। आर्थिक सुधार ने सामाजिक क्षेत्र के सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशिष्ट रूप से एक रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियमित कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों में यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अतः इन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार से प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे भी कर राजस्व को बढ़ाने में सफलताएं क्षीण हो गई हैं। इस सबका विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ना। तो सरकार ने हालांकि करवंचन यानी करों की जो चोरी हो रही थी उसकी भी नीतियों में परिवर्तन किया है, सीमा शुल्क में परिवर्तन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इसमें विशेष सफलता नहीं मिल पाई है। निष्कर्ष, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों का द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर भी कब्जा कर लेने से नहीं करने की साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण में गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान के भी खतरे बढ़ गए। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच खाई और विस्तृत है। भारतीय परिवेश में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का आचरण उनकी आंतरिक सुरक्षा में कई भीषण संकट उत्पन्न कर सकता है। कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम है। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों में उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। उन्होंने उच्च वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया तथा सारी समृद्धि कुछ इन्हें गिने क्षेत्रों तक ही सीमित रही। वो है दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार आदि, कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत सेवक आदि। इन आधारभूत क्षेत्र हैं, इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।